मुझे ये लड़की पसंद है। राकेश के ये शब्द सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रामस्वरूप को ऐसा भान हुआ जैसे उसके तपते जीवन पर वर्षा की फुहार आ गई हो। वह राकेश के दोनों हाथ थाम गदगद कंठ से बोले, यकीन रखो बेटा, तुम्हें अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मेरी सीमा एक गरीब बाप की बेटी जरूर है, लेकिन तन और मन की बहुत भली है। हमने खुद आधा पेट खाया है, पर इन्हें इंटर तक पढ़ाया है। घर के सारे कामकाज जानती है, तुम्हारे घर को सुखमय बना देगी। राकेश मुस्कुरा दिया। वह खुद जानता था कि सीमा का चांदनी सा झरता रूप उसके घर को उजाले से भर देगा। यहाँ उसे दहेज चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन सोने की मूरत जैसी जीवन संगिनी तो मिल ही रही थी। गरीब घर की बेटी होना राकेश की नजरों में कोई दोष न था। वह जानता था कि गरीब बाप की बेटी खाती पीती ससुराल में पहुंचकर हमेशा सुखी रहेगी। बड़े बाप की घमंडी बेटी के नखड़े उठाना उस जैसे स्वाभिमानी युवक के बस के बाहर था। इसीलिए उसने विवाह के लिए यहाँ निसंकोच हाँ कर दी थी। इधर विवाह तय हुआ, उधर शहनाई बज उठी। आंखों में सतरंगी सपनों का इंद्रधनुष सजाए सीमा ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर ने उसे हाथों हाथ लिया। तीनों ब्याता नंदे भी उसे देखकर खुशी से फूली ना समाती। आस पड़ोस में धूम मच गई। बहू क्या है, चांद का टुकड़ा है, लगता है कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। सीमा के कानों तक यह प्रशंसा पहुंची तो वह इठलाते हुए बड़ी ननद से बोली, लोग न जाने क्यों मेरे रूप की तारीफ करते हैं। कुछ भी तो खास नहीं है मुझ में। अपने परिवार में सबसे गई गुजरी हूँ। मेरी माँ तक अभी ऐसी खूबसूरत है कि हाथ लगाते मैली होती है। चारों बहनें ऐसी हैं जिन्हें देख लोग पलक झपकाना भूल जाते हैं। विस्मय से बड़ी ननद रश्मि की आंखें फैल गई। रहा ना गया तो राकेश से पूछा उसने, क्या सचमुच सीमा का मायका इंद्रलोक की पड़ियों का अखाड़ा है? मैं समझा नहीं। वह कहती है कि अपने घर में सबसे गई गुजरी वही है। यदि यह सच है तो उसकी माँ और बहनें कितनी खूबसूरत होंगी। मैं सोच नहीं पा रही हूँ। राकेश हंस दिया। अल्हड़ प्रिया की यह अदा उसे बड़ी भाई। पगली कहीं की, उसने सोचा, जानबूझकर अपने आप को तुच्छ बता रही है। ऐसा रूप क्या कदम कदम पर बिखरा मिलता है? असाधारण सुंदरी ना होती तो क्या मेरे ययावर चित्त को बांध सकती थी? उस घर में है ही क्या, पूरे नगर में ऐसा रूप दिया लेकर ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। पर 2-4 दिन में ही राकेश समझ गया कि जिसे वह नई नवेली प्रिया की अल्हड़ अदा समझ रहा था, वह उसका मायके के प्रति अतिशय मोह है। रूप ही क्या, धन वैभव किसी भी क्षेत्र में वह अपने मायके को छोटा नहीं बताती थी। लड़कियों में पिता के घर के प्रति कैसा उत्कट मोह होता है, इसे 3 बहनों का भाई राकेश अच्छी तरह जानता था। परंतु इस मोह का यह मतलब तो नहीं कि रात को दिन और स्याह को सफेद घोषित कर दिया जाए। जल्दी ही सीमा की बढ़ चढ़ कर कही जाने वाली बातें उसमें खीज उत्पन्न करने लगी। रिश्तेदारों की भीड़ खत्म होते ही एक दिन वह माँ के कहने से सीमा को सिनेमा दिखाने ले गया। फिल्म अच्छी थी, देखकर पैसे वसूल हो गए। लौटते समय एक रेस्तरां में उसने सीमा को शीतल पेय भी पिलाया। उमंग और उत्साह से भरे वे दोनों गली में घुसे ही थे कि पड़ोस की नीता सामने पड़ गई। सजी धजी सीमा को देख उत्सुक स्वरों में पूछने लगी, कहाँ से आ रही हो भाभी? शायद सिनेमा देखने गई थी। उत्तर में स्वीकृति सूचक हाँ कहकर भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन सीमा बीच रास्ते में ठहर कर कहने लगी, सिनेमा देखने ही गए थे, लेकिन भीड़ भाड़ से मजा किरकिरा हो गया। हमारे मायके में तो बाबूजी नई फिल्म लगते ही पहले से आरक्षण करवा देते थे। बस ठाठ से गए और फिल्म देख आए। लाइन में लगकर भीड़ के धक्के खाने की कोई मुसीबत नहीं उठानी पड़ती थी। राकेश कोई चुपती बात कहने ही वाला था, पर चुप रह गया। इतना ही बोला, रास्ते में ही सारी बातें कर लोगी क्या? कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। सीमा हंस दी तो स्वर की मधुरता ने राकेश का क्रोध उतार दिया।
पर यह तो रोज की बात बन चुकी थी। दूसरे दिन राकेश दफ्तर जाने की हड़बड़ी में था। वह नहाते ही चीख पुकार मचाने लगा, मेरा खाना परोस दो। माँ, 9:15 बज चुके हैं। माँ ने रसोई में जाकर खाना बनाती सीमा से पूछा, दाल और सब्जी बन चुकी है क्या? तवा चढ़ाकर रोटी सेक दो। अभी केवल सब्जी बनी है, सिर उठाकर सीमा ने उत्तर दिया। माँ बाहर निकलकर अपराधी स्वर में बोली, जाड़े के दिन भी कितने छोटे होते हैं। चाय पानी निपटता नहीं कि दफ्तर का समय हो जाता है। इस समय सिर्फ सब्जी तैयार हो पाई है। कोई बात नहीं, बाल काटते हुए राकेश सहज भाव से बोला। माँ निश्चिंत होकर थाली लगाने चल दी। सीमा रोटी बेलते बेलते हाथ रोक कर कहने लगी, हमारे घर में तो कोई एक सब्जी से नहीं खा सकता। जब तक थाली में 4-5 चीजें ना हो, खाने वालों के मुंह ही सीधे नहीं होते हैं। राकेश कब आकर माँ के पीछे खड़ा हो गया था, सीमा नहीं जान पाई थी। वह कुछ और बोलने ही जा रही थी कि किंचित रूखे स्वर में राकेश ने डांट दिया, तुम्हारे पीहर में 56 व्यंजनों का थाल रहता होगा। हम गरीब आदमी हैं, एक ही सब्जी से रोटी खा लेते हैं। बातें बंद करो, रोटी सेको। सीमा संकुचित हो गई, चुपचाप रोटी बेलने लगी। पर शाम को दफ्तर से लौटने पर राकेश ने उसे बड़े मनोयोग से बातें करते पाया। वह माँ के सिर में तेल डालते हुए बोलती जा रही थी, मेरी यह साड़ी 250 रुपए की है। असल में बाबूजी को साधारण कपड़ा पसंद नहीं आता। घर के कामकाज में भी माँ 200 से कम की साड़ी नहीं पहनती, भले ही उसमें 50 पैबंद लगे हों। जबान को रोकते रोकते भी भीतर आते हुए राकेश के मुंह से निकल पड़ा। सीमा सन्न हो गई। उसकी सीप जैसी आंखों में मोती डबडबा आए। माँ ने झिड़का, तू कमरे में जा, तुझसे तो कुछ नहीं कह रही है वह। बेकार में सारा दिन बेचारी को रुलाता रहता है। राकेश को भी पछतावा हुआ। सुबह तो डांट कर ही गया था, आते ही फिर ताना दे दिया। लेकिन मन ने कहा, वह भी इतना झूठ क्यों बोलती है, उसे भी तो सोच समझकर ही बात करनी चाहिए। लेकिन सोच समझकर बात करना शायद सीमा से तो हो ही नहीं सकता था। वह हर बात में अपने मायके की श्रेष्ठता सिद्ध करने पर तुल जाती थी। उसकी ये बातें राकेश को जहर की तरह लगती थी। उस दिन फिर ऐसा मौका उपस्थित हो गया। माँ बेसन के लड्डू बना रही थी। राकेश को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, इसीलिए माँ अक्सर इन्हें घर पर बनाती थी। सीमा पास बैठी काम में हाथ बटा रही थी। अचानक माँ के मुंह से निकल पड़ा, क्यों बहू, लड्डुओं में घी तो कम नहीं है? तुम्हें लड्डू बांधने में दिक्कत तो नहीं हो रही? सीमा ने माथे पर बिखर आई एक नटखट लट को पीछे झटकारते हुए जवाब दिया, नहीं, घी तो ठीक है। वैसे घी खाने का भी कुछ लोगों का शौक होता है। मेरे पिताजी दाल, साग, रोटी सब में इतना घी इस्तेमाल करते हैं कि खाने के बाद थाली कटोरी में घी ही घी नजर आती है। असल में यह हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। खाने को मिल भी जाए तो पचा कितने मुंह पाते हैं। राकेश कब कमरे से निकलकर आंगन में आ गया, इस बात को सुन रहा था, सीमा जान ही नहीं पाई थी। परंतु अचानक भूचाल आ गया। शायद कई महीनों से सुनते सुनते सब्र का बांध टूट चुका था। शायद कई बार इशारों इशारों में रोकने पर भी सीमा नहीं मानी थी। शायद इतना बड़ा झूठ सहन करना राकेश के लिए असंभव था। अचानक न जाने क्या हुआ, वह गरज कर बोला, तुम्हारे पीहर में ही दूध की नदियां बह रही हैं ना? इस गरीब आदमी के घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। जाओ अपने बाप के घर जाकर रहो। माँ घबरा उठी। सीमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी आंखें भीग आई थी। लेकिन क्रोध से कांपते राकेश ने हुक्म दिया, अभी और इसी समय तुम्हें अपने मायके जाना है। उठो, अपनी अटैची लेकर मेरे साथ चलो। सीमा रो पड़ी। माँ की हिम्मत न पड़ी कि बीच बचाव कर सके। गुस्से से उफनता राकेश घर से निकला और 10 मिनट में रिक्शा लेकर आ पहुंचा। तो मुठी नहीं, आग्नेय दृष्टि से सीमा को घूरते हुए कुछ इस प्रकार कहा कि सीमा थरथरा उठी। यह जलती हुई निगाह
तब तक सीमा पर टिकी रही जब तक वह अटैची में कुछ कपड़े रखकर उसके साथ नहीं चल दी। 6 महीने बीत गए। न राकेश सीमा को लिवाने गया, न खुद की आने की हिम्मत पड़ी, किंतु जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। राकेश उद्विग्न होता जा रहा था। भोली प्रिया की चंपई देह उसकी रातों की नींद चुराने लगी थी। उसे अपने क्रोध पर क्रोध आता। क्यों इस तरह वह एकदम उसे मायके छोड़ आया। पिता के बंद दरवाजे पर खड़े होकर अंतिम बार जिस करुण दृष्टि से सीमा ने देखा था, उसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। किंतु अब खुद ही जाकर सीमा को लिवा लाना भी स्वाभिमान के खिलाफ महसूस हो रहा था। राकेश की मुश्किल आखिर एक दिन माँ ने हल कर ही दी। उसे हुक्म देते हुए वह बोली, सुनो राकेश, आज ही जाकर बहू को लिवा लाओ। बेचारी सारा दिन इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी। राकेश ने ऐसा जतलाया जैसे अनिच्छा होते हुए भी वह केवल माँ के आदेश का पालन करने के लिए सीमा को लिवाने ले जा रहा है। उसे अचानक आया देखकर ससुराल में चहल पहल मच गई। 4 छोटी सालियां इर्द गिर्द मंडराने लगी। मीठी लाज भरी मुस्कान लिए सीमा डेहरी पर खड़े होकर अपने पांव के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। राम स्वरूप घर पर न थे। सीमा की माँ चाय का प्याला लाकर थमाते हुए बोली, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई बेटा। राकेश ने अबूझ भाव से निगाह उठाई। सीमा तुरंत बोल पड़ी, तुम्हें 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना था ना, इसीलिए तुम मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ छोड़ गए, रुके तक नहीं थे। अरे हाँ, वह हो गई है। राकेश मुस्कुरा दिया। सास हाथ का पंखा लेकर पास बैठते हुए बोली, तुमने इस लड़की का दिमाग बिगाड़ दिया है बेटा। यहाँ हम गरीब आदमी ठहरे, तुमने इसकी कुछ ही महीनों में शहजादियों जैसी नजाकत भर दी है। अब इसे फ्रिज और कूलर के बिना चैन नहीं पड़ता है। पर कूलर और फ्रिज तो, राकेश ने कहना चाहा कि सीमा बीच में ही बोल पड़ी। माँ और बाबूजी ने गर्मियों की मेरी परेशानी का विचार करके जाड़े में ही फ्रिज और कूलर खरीद लिया था। वही बात मैं इन लोगों को बतला रही थी। राकेश के मन में अपनी मासूम दुल्हन के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। मायके की तारीफ यह हमें छोटा दिखाने के लिए नहीं करती थी, ससुराल की प्रशंसा में भी जमीन आसमान एक ही कर रही है। उसी दिन सीमा को लेकर राकेश लौट आया। रात के एकांत में कमरे में प्रिया के चिबुक को उठाते हुए हंसकर उससे पूछा, क्यों जी, कहाँ है तुम्हारा कूलर और फ्रिज? मुझे तो इस कमरे में बिजली का पंखा ही नजर आ रहा है। सीमा की कमजोर आंखों में मोती झिलमिला उठे। राकेश ने लाड़ से उसका सिर अपने कंधे से टिकाते हुए कहा, बस अब बहुत हो चुकी मायके और ससुराल की तारीफ। ठीक है, दोनों जगह की इज्जत रखना तुम्हें अच्छा लगता है, पर इतना बढ़ चढ़कर ना बोलो कि यदि जाहिर हो जाए तो जग हंसाई हो। सीमा की आंखों से आंसू पोंछ दिए उसने। बस रोना बंद, अब हंस दो। सीमा मुस्कुराई। उसके गालों के गड्ढों में राकेश का चित्त जा फंसा। सुबह सास बहू की तैयारी कर रही थी। राकेश ने माँ को कहते सुना, आज चाय के साथ कोई नाश्ता नहीं है, खाली चाय सबको कैसे दी जाए। पहले की सीमा होती तो टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगती हमारे यहाँ तो, पर आज वह मधुर स्वर में बोल पड़ी, रात की रोटियां बची हैं माँ, उन्हें ही महीन करके कढ़ाई में तल देती हूँ। नमक मिलाने से बढ़िया सी दालमोट तैयार हो जाएगी, बासी रोटी का सदुपयोग भी हो जाएगा। राकेश गुसल खाने में मुंह हाथ धोते हुए मुस्कुरा पड़ा। वह मन ही मन बोला, कल तक तुम चांद थी, आज निष्कलंक चांद हो।